आज का हमारे पास लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के हवाले से। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन क्या होता है। हमने थोड़ा-सा बैकग्राउंड पढ़ा था कि ज़मीन जो है वो किस तरह बनी और उसका जो है वो क्या आगाज़ था। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पुरानी बुक या नई बुक दोनों में मौजूद है कि इंसान जो है वो ज्योग्राफिकल एजेंट है और एक एक्टिव क्रिएचर है। सही, ये कभी-कभार जो है वो उसी माहौल में रह लेता है और कभी-कभार ये माहौल को अपने हिसाब से ऑल्टर करता है, चेंजिंग करता है। अब ये डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है, क्या है, सही कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस या सराउंडिंग में वो एडजस्ट हो रहा है या वो उसके अंदर ऑल्टरेशन कर रहा है, अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजिंग कर रहा है। तो पर्सन टू पर्सन हमारे पास वेरिएशन आ जाती है। कुछ दफ़ा आपको अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना पड़ता है और कुछ जगहों पर आप जो है वो उसी के आदी हो जाते हैं। अगर आप देखें, कह रहे हैं भाई इंसान जो है वो इन्फ्लुएंस डालता है, असरअंदाज होता है अपने एनवायरनमेंट के ऊपर भी और अपने सराउंडिंग्स के ऊपर भी। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि वो अपने सराउंडिंग्स को चेंज करने की सलाहियत रखता है। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की सलाहियत रखता है। कह रहे हैं ये जो इंसान का और नेचुरल सराउंडिंग की जो स्टडी है, चाहे यानी इंसान की और नेचुरल सराउंडिंग यानी उसका एनवायरनमेंट की जो स्टडी है बेसिकली, ये हम स्टडी करते हैं। एक सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं कि इंसान का बिहेवियर, इंसान जो है वो और उसके नेचुरल सराउंडिंग्स कैसे हैं, ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के एक सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया जाता है। अच्छा देखें, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास हैं वो कहते हैं इसका जो इंसान का एनवायरनमेंट से रिलेशन है, सही है, वो 4 किस्म के उसके एस्पेक्ट्स हैं। ये यूसुफ रहमानी साहब की बुक में नया एडिशन है कि 4 एस्पेक्ट्स का इन्होंने यहाँ पे तज़किरा किया है। सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मैन। कह रहे हैं एनवायरनमेंट का इंसान पे असर, यानी कैसा एनवायरनमेंट होगा और उसका इंसान के ऊपर कैसा असर होगा। चाहे सर्दी है, गर्मी है, ख़ज़ा है, बाहर का मौसम है, तो उसका इंसान के बिहेवियर के ऊपर कैसा असर है। अगर हम देखें मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट का कैसे असर है, माहौल कैसा है, क्या चीज़ें हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट है उसका इन्फ्लुएंस, तो वो है थ्योरी ऑफ डिटरमिनिज़्म, हमारे पास आगे आएगा, तज़किरा करेंगे उसका क्या है। फिर अगर देखें तो इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट, पहला था इंस एनवायरनमेंट का इंसान पे असर, दूसरा है इंसान का एनवायरनमेंट पे असर। सही, पहले में कह रहा है कि एनवायरनमेंट का माहौल का इंसान पे असर क्या हो रहा है, दूसरे में कह रहा है कि इंसान का माहौल पे असर क्या हो रहा है, यानी इंसान की वजह से माहौल के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म या हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस का उन्होंने खासकर यहाँ पे तस्करा किया। फिर आगे कहते हैं 2 चीज़ें और हैं, एक है रीजनल एडजस्टमेंट्स और एक है सीज़नल एडजस्टमेंट, यानी सीज़न के हिसाब से आप एडजस्टमेंट करते हैं या अपने रीजन के हिसाब से आप एडजस्टमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा-सा आगे जाएँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने रीजनल एडजस्टमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स दी हैं या कुछ सीज़न एडजस्टमेंट की एग्जांपल्स दी हैं। जैसे अगर हम रीजनल एडजस्टमेंट्स की बात करें बेटा, रीजन इलाके के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमने पीछे तज़किरा किया था रूफ स्ट्रक्चर, घरों की जो छतें हैं वो कैसी होती हैं? वो एरियाज़ जिनका जो है जहाँ पर बर्फबारी होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था उनके यहाँ स्लोप में छतें बनाई जाती हैं और जहाँ बर्फबारी नहीं होती या बारिशें कम होती हैं उन जगहों पर प्लेन सरफेस में जो है वो घर की छतें बनाई जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो है वो रीजन कैसा है। इसी तरह अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं रबर कल्टीवेशन इन इक्वेटोरियल रीजन। हमारे पास जो इक्वेटोरियल रीजन है जो हमने पीछे पढ़ा था उसके अंदर रबड़ की कल्टीवेशन। अब रबड़ की कल्टीवेशन वाहिद और वाहिद सिर्फ़ और सिर्फ़ इक्वेटोरियल रीजन में होती है, इसके अलावा दुनिया में किसी और जगह पर नहीं होती। तो वो यही बात कर रहा है कि आप जिस रीजन में हैं, उस रीजन की आपको जो है वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, आपको उस रीजन को फ़ॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ फूड चेन्स का तज़किरा है, जैसे कि पिज़्ज़ा हट, केएफसी या मैकडॉनल्ड। सही, ये जो फूड चेन्स हैं, अगर आप देखें तो इनके आगे वो कहता है हलाल, मुस्लिम वर्ल्ड्स के अंदर, ये मुस्लिम वर्ल्ड्स के अंदर भी काम कर रहे हैं, मेरे को पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे और भी आपके पास जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ये मौजूद हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये वहाँ काम करते हैं, किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर काम करते हैं, तो ये प्रोडक्ट के साथ लफ्ज़ हलाल ज़रूर लगाते हैं, कि ये प्रोडक्ट जो है वो हलाल है, हलाल मीट से बनाया गया, हराम मीट का इस्तेमाल या हराम प्रोडक्ट का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया गया। जबकि ये किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हलाल का। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये बेसिकली रीजनल एडजस्टमेंट्स है। आपके पास जिस रीजन में आपको उसके एडजस्टमेंट करनी
पड़ती है। फिर अगर आप देखें तो सीज़नल एडजस्टमेंट्स की एग्ज़ाम्पल दी है, कह रहे हैं यूज़ ऑफ फैन, पंखों का इस्तेमाल है, रूम कूलर्स का इस्तेमाल है, एसी का, हीटर का, सर्दी-गर्मी के हिसाब से आप जैसे-जैसे मौसम चेंज होता रहता है, आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, सही है। जैसे गर्म कपड़ों का इस्तेमाल है या मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल है, सही। वो यहाँ पर यही एग्ज़ाम्पल्स उसने मेंशन किए कि जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से इंसानी बिहेवियर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमारे पास इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट भी चेंज होता रहता है, सही। कभी वो एक चीज़ की अगर एक चीज़ की जो फसल कट के आई है, तो वो उसकी प्रोडक्ट बना रहे थे, जब वो फसल खत्म हो जाती है तो फिर वो कोई दूसरी चीज़ बनाना शुरू कर देते। तो सीज़नल एडजस्टमेंट्स जो है वो डिपेंड करती है, या फिर वो स्टोर कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को। चाहे जब वो फसल कट के आई तो उसको काफ़ी अरसे के लिए स्टोर कर लिया कि उनको पता है कि अब नेक्स्ट जो है जब सीज़न 1 साल बाद कट के आएगा जब ही हमें मिलेगा। तो इससे पहले आप क्या करें, इसको स्टोर करके रख लें। तो ये जो है ये आपके पास सीज़नल एडजस्टमेंट है, ये भी यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर जो है वो न्यू एडजस्टमेंट की गई है। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है, मैं अगर उसकी बात करूँ कि इंसानी एडजस्टमेंट से रिलेटेड, इससे यहाँ से जैसे आगे शुरू हो रहा है हमारे पास, तो हम ये कहते हैं कि इंसान का जो इन्फ्लुएंस है वो एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी है। और इंसान के अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि अ, पहले जो असर था इंसान का वो कम था, सही है, यानी कम वो इम्पैक्ट करता था, लेकिन आज जो है इंसान का असर जो है वो ज़्यादा है। किस तरह ज़्यादा है, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। देखो, मैं कहूँ पहले के ज़माने के लोगों के बारे में कहते थे कि भाई वो तेज़ी से जो है वो मकानात बनाते थे या चीज़ें बनाते थे या रोड काम करते थे, सही। लेकिन उनके मुकाबले पर आज की अगर हम कंपैरिज़न करें तो आज हमें नज़र आता है कि आज जिद्दत ज़्यादा है, सही है। कैसे जिद्दत ज़्यादा है, जैसे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं कहूँ कुछ साल पुरानी अगर हम बात करें, 100 साल पुरानी अगर हम बात करते हैं सिर्फ, तो 100 साल पुरानी अगर हम बात करें, तो हम ये कहें तुम्हें रोड की खुदाई करनी है, सही है, एक पाइपलाइन डालने के लिए, तो तुम्हारे पास तुम्हें 100-100 बंदे लगाने पड़ते थे और उसके लिए जो है वो तुम्हें जो है वो गड्ढे की खुदाई के लिए मज़दूर चाहिए होते थे और वो खुदाई करते थे और कम से कम 1 हफ्ता लगता था तुम्हें खुदाई करने में, सही। और फिर जाकर जो है वो तुम अपना जो है वो काम कर पाते थे। लेकिन आज क्या होता है, आज जब तुम ये काम करते हो, आज जब तुम ये काम करते हो, तुम देखते हो कि आज टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इंसान तेज़ी से काम कर पा रहा है। आज मैं कहूँगा आपने देखा होगा, आज जब रोड की खुदाई करने का वक़्त आता है, तो आप क्या करते हैं, एक शॉवल, एक मशीन लाते हैं और उस मशीन की मदद से जो है वो पूरा रोड की आप खुदाई कर देते हैं। सही, मैं कहूँ आप सुबह में गए थे, वो रोड स सही बना हुआ था, जब वापस आते हैं पता चलता है रोड की खुदाई हुई थी। सही, क्यों? क्योंकि मशीन से काम किया गया, तेज़ी से फ़ास्ट काम हुआ। सही, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, कुछ साल पहले बहरिया टाउन की अनाउंसमेंट हुई थी, अभी चंद कुछ साल पहले हमारे पास। लेकिन आज अगर आप बहरिया टाउन में जाएँ, तो वो एरिया जो जंगल था, इंसानों ने क्या किया, दिन-रात काम करके वहाँ पर जो है वो शहरनुमा जो है वो उसको आबाद कर दिया है, या वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी हैं, रोड बना दिए हैं, सही, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो है वो डेवलप कर दिया। तो ये क्या है? ये है जिद्दत, सही, कि इंसान आज मशीनों से तेज़ी से काम कर रहा है। जो काम पहले इंसान स्लो असर अंदाज़ होता था, जो काम स्लो कर पाता था, वो आज टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान तेज़ काम कर पा रहा है। तो ये क्या है? ये है जिद्दत हमारे पास, कि पहले इंसान का असर जो है, पहले भी इंसान एक्टिव क्रिएचर था, लेकिन पहले इंसान जो काम कर रहा था वो स्लो था। आज जो इंसान काम कर रहा है वो उसके मुकाबले में तेज़ है और वो जल्द असर करता है उस चीज़ का। सही, क्लियर है बात, समझ में आ गई? अच्छा, फिर अगर देखो तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक आपके पास एक डायग्राम टाइप की बनी हुई है, सही, ये आपको नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम की अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये यहाँ पर ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है बेटा, जो सुब्रमण्यम साहब की बुक के अंदर, ये नई बुक के अंदर थोड़ा-सा अपडेट कर दिया, पुरानी बुक में थोड़ा-सा डिज़ाइन डिफरेंट था इसके अंदर। यहाँ पर आपके पास देखें तो एक इंसानी बिहेवियर को वाज़ेह करने की कोशिश की गई है कि इंसान के ऊपर क्या-क्या चीज़ें असरअंदाज़ होती हैं। एक इंसान जो है, उसके ऊपर जो सबसे पहली चीज़ जो असरअंदाज़ हो रही है, वो है उसका फिज़िकल एनवायरनमेंट। क्या असरअंदाज़ होता है? उसका फिज़िकल एनवायरनमेंट असरअंदाज़ होता है इंसान के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जब हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं होता, तो हमारा बिहेवियर जो है वो उससे मुतासिर होना शुरू है। जैसे अगर मैं कहूँ बिल्कुल समझाने के लिए, मैं कहूँ आपसे कि आपको जो है वो कॉलेज का वाउचर जमा कराना है और कोई एडमिशन फॉर्म है या आपका एडमिट कार्ड है, आप उसको जमा कराने गए और आप धूप में खड़े हुए, और धूप में खड़े हुए कई घंटों से आप लाइन में लगे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और जब आपका नंबर आता है तो वो खिड़की बंद कर देते हैं और वो कहते हैं भाई अभी तो हमारा लंच ब्रेक हो गया है और आप जो है वो आधे घंटे बाद आएँ। तो इस वक़्त आप ऐसी सूरत में क्या होता है, आपको बड़ा गुस्सा आता है, यार ये क्या मज़ाक है। सही, इतनी गर्मी में हम खड़े हैं सुबह से और ये जो है इन्होंने हमारा काम नहीं करा। फिज़िकल एनवायरनमेंट, क्योंकि फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है गर्मी शदीद है, आपको गर्मी बर्दाश्त
नहीं हुई थी। अब अच्छा फिर उसी गर्मी में अगर मैं कहूँ वो बंदा काम भी कर रहा है और आप लाइन में खड़े हुए हैं, तो वो बंदा अगर स्लो-स्लो काम कर रहा है तो जब भी आपको क्या होता है बुरा लग रहा होता है, आपको गुस्सा आ रहा होता है, कि यार ये कितना स्लो-स्लो काम कर रहा है बंदा। सही इसके अगेंस्ट अगर मैं कहूँ आपको किसी कूल एनवायरनमेंट में आपको एसी वाली जगह पर खड़ा किया हुआ होता, चाहे एसी चल रहा होता, आप ठंड में खड़े होते, तो उस वक़्त भी जो है वो आपके गुस्से के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। चाहे गुस्सा आने के बाद लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से के चांसेस कम आते हैं क्योंकि आप ठंडे एनवायरनमेंट में खड़े हैं। आपने अक्सर टीवी पर ऐड देखे होंगे ऐसे ऐड जो बनाए जाते हैं मुख्तलिफ पंखों के या एसी वगैरह के कि वो जो है आपने देखा होगा कि वो मैडम को गुस्सा आ रहा है या बॉस को गुस्सा आ रहा है, एकदम पंखे की जो है वो पाक फैन की हवा आई और वो जो है वो गुस्सा जो है वो उनका कम हो गया। तो ये क्या है ये इंसानी बिहेवियर कि जब गर्मी है तो इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है और जब गर्मी नहीं है, चाहे कूल एनवायरनमेंट है तो इंसान को गुस्सा जो है कम आता है। आप में से मैं अक्सर कहूँ बिलफर्ज़ हम कहते हैं ज़ुहैब भाई हमारे। चाहे ज़ुहैब भाई की अम्मी कहती हैं ये जो है दोपहर में शदीद गर्मी हो रही है, अम्मी कहती है भई जाके दही ले आओ। तो ज़ुहैब जो है वो अगर मैच देख रहा था तो हो सकता है ज़ुहैब शोर मचाता हुआ जाए कि मुझे इतनी गर्मी में भेज रही हैं और मैं जो है वो अभी ये चला गया अम्मी के कहने पे और दही लेकर आ गया। अभी ये आकर बैठा था, सही है, इसकी बहन ने कोई और चीज़ मँगाने की डिमांड कर दी कि भई फलाँ चीज़ ले आओ। तो उस सूरत में क्या होगा ये गुस्सा करेगा। सही है। ये कहेगा भाई इतनी गर्मी है, शदीद गर्मी है, मैं क्यों बाहर जाऊँ? सही है। एक बार मुझे जो है वो चीज़ें बता देते जो चीज़ें चाहिए थी, मैं बार-बार गर्मी में क्यों जाता हूँ? तो फिज़िकल एनवायरनमेंट सही फिज़िकल एनवायरनमेंट बड़ा इफ़ेक्टेड होता है, कि जब बंदे का रिएक्शन जो है वो चेंज हो रहा होता है या वो इंसान गुस्से की तरफ जाता है या इंसान का बिहेवियर अच्छा या बुरा हो जाता है। चाहे दोनों चीज़ें पॉसिबल है, बाद दफ़ा आपका बिहेवियर अच्छा हो जाता है, चाहे हरियाली, सरसब्ज़ा देखकर आप मौसम अच्छा देखते हैं, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सही तो इंसान के ऊपर जो असरअंदाज़ होता है वो उसका फिज़िकल एनवायरनमेंट असरअंदाज़ होता है, सबसे पहली चीज़। फिर अगर आप देखें तो इंसान के ऊपर उसका कल्चर असरअंदाज़ होता है। कल्चर कहते हैं सकाफ़त को, कि उसकी जो सकाफ़त है वो कैसी है, उसका कल्चर कैसा है। अब देखो मैं कहूँ हर बंदा मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं और सबके अपने-अपने कल्चर हैं। ख़ासकर अगर हम बात करें ज़बान की बुनियाद पर या हमारे पास एरिया वाइज़ अलग-अलग कल्चर फ़ॉलो होते हैं। सही तो आप जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस कल्चर को फ़ॉलो करते हैं, सही है। चाहे वो शादी-ब्याह हों, चाहे मुख्तलिफ़ रस्मात हों, उसके अंदर आप उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे होते हैं और आपका बिहेवियर जो है उस कल्चर को फ़ॉलो करने के लिए तड़प रहा होता है कि हम इस कल्चर को फ़ॉलो करेंगे। सही जैसे मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैंने शायद पहले भी आपकी क्लास में दी हो कि किसी अगर आप जो है वो किसी उर्दू स्पीकिंग के घर आप जाएँगे, तो आपको उनके यहाँ ड्राइंग रूम जो है वो सजे हुए नज़र आएँगे। सही सजे हुए से मुराद ये है कि ड्राइंग रूम में कम से कम सोफ़े होंगे, टेबल रखी हुई होगी, कोई ना कोई शो पीस लगा हुआ होगा, ये आपको नज़र आता है। इसके मुकाबिल अगर आप किसी और कौम जैसे अगर मैं पठानों की बात करूँ, आप किसी पठान के यहाँ जाते हैं, तो आपको नज़र आता है कि उनके यहाँ वो उनके हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से वो आपको सजा हुआ नज़र आता है। जैसे कि मैं कहूँ आपको जब आप वहाँ एंटर होंगे तो आपको शायद सोफ़ा नज़र ना आए वहाँ पे। वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा कि कारपेट या कालीन बिछा हुआ है, सही गाँव तकिए रखे हुए हैं वहाँ पर। तो ये क्या है? ये उनका कल्चर रहेगा। सही तो वो अपने कल्चर के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को एडजस्ट किए हुए हैं। मैं कहूँ हमारे यहाँ उमूमन शादियाँ जो हैं वो शादी की तकरीबात रात में हो रही होती हैं। सही जबकि आप अगर पठानों की बात करते हैं या कुछ और कौमें भी हमारी यहाँ ऐसी हैं, जिनके यहाँ दोपहर में जो है वो शादी की रस्मात हो रही होती हैं, शादी-ब्याह के प्रोग्रामात हो रहे होते हैं। तो ये क्या है? ये कल्चर एनवायरनमेंट है। इंसान का बिहेवियर उसके कल्चर की वजह से भी वेरी करता है। अब ज़ाहिर-सी बात है आप जिस कौम से ताल्लुक रखेंगे, आपका कल्चर उसी चीज़ को वाज़े करेगा। सही है, हो सकता है आपके यहाँ कोई चीज़ें जैसे मैं कहूँ एक कल्चर से रिलेटेड उम्मन हमारे यहाँ अगर हम बात करें किसी उर्दू स्पीकिंग यहाँ की बात की जाए किसी तो आपको नज़र आएगा कि नॉर्मल शादी-ब्याह होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शराइत नहीं होती कि हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा लोग शायद कोई एक आध ऐसे होते हैं जो शराइत कर रहे हैं या वो जहेज़ की या मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिमांडें करते हैं। वरना उम्मन नॉर्मल लोग देखते हैं कि भई अगर बंदा सही है, तो शादियाँ हो जाती हैं। शायद लेकिन अगर इसके अगेंस्ट हम 2 कौमों की बात करें जैसे हम पठानों की या बरूही कास्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है जब इनके यहाँ कोई शादी का वक़्त आता है, तो वो जो लड़का है, चाहे वो लड़की वालों को एक हेवी अमाउंट पे करता है। सही है और यहाँ पर एक हम वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि भई बहुत सारी कौमें कहती हैं कि भई जैसे उन्होंने लड़की को बेच दिया हो। अच्छा उसमें जो माँ-बाप हैं उनके वो इख्तियारात नहीं रखते। चाहे यानी लड़की है जब शादी होके चली जाती है तो अब वो लड़का जिससे शादी हुई है, जिसने पैसे दिए हैं, चाहे वो मारे-पीटे, ज़िंदा रखे, भूखा रखे, कोई पूछेगा नहीं। वो चाहे तो मिलवाए, चाहे तो ना मिलवाए। चाहे ये उनके यहाँ का कल्चर रहेगा। चाहे वो कहते हैं बस जब तक वो ज़िंदा है, जब तक वो ज़िम्मेदार है। हाँ, अगर मर गया तो वो वापस ले आते हैं उसको।
वो कहता है बस अब जिससे शादी की थी मर गया, अब ये हमारे यहाँ वापस आ गए, अब हम इसकी कहीं और शादी करेंगे और फिर हम पैसे लेंगे इसके। सही, तो ये क्या है, ये उनका कल्चर रहेगा। अच्छा, इसके बिल्कुल अपोज़िट कल्चर आपको मेमन कास्ट के अंदर एक नज़र आता है। मेमनों की एक कास्ट है और उस कास्ट में क्या होता है, उस कास्ट में लड़के की बोली लगती है। चाहे वहाँ पे लड़कियाँ रुखसत उम्र नहीं होती, लड़का रुखसत हो जाता है। चाहे लड़का यानी जो फ़ैमिलियाँ हैं वो कहती हैं भाई इसकी शादी जो है, इस लड़के की शादी हमारी बेटी से कर दोगे, तो हम इतना इसको जो है वो इतनी प्रॉपर्टी देंगे, मकान इसके नाम करा देंगे, कारोबार करा देंगे या फलाँ चीज़ करा देंगे। तो ये क्या है, ये उसकी भूल जाते हैं, उसके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हिसाब से जो है उसकी बोली लगाई जाती है और उम्मन वहाँ पर उस कास्ट के अंदर जो है मेमनों की, वो लड़का रुखसत होता है। यानी लड़का जो है उस घर में चला जाता है जहाँ पर उसके ससुर का दिया हुआ घर है, चाहे वो वहाँ जाकर रहना शुरू कर देता है। तो अब ये क्या है, ये कल्चरल डिफरेंस है। सही है, यानी ये कल्चरल डिफरेंस है। आप कहते हैं ये कल्चरल बिहेवियर। अब आप जिस कौम से ताल्लुक रखेंगे, आपका बिहेवियर उस कल्चर को वाज़े करेगा। हो सकता है आप उस कल्चर को अपनाएँ, हो सकता है बहुत ऐसे कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको उसके अगेंस्ट नज़र आते हैं। वो कहते हैं यार ये हमारे यहाँ इस कौम में ना हमारे यहाँ ये चीज़ें सही नहीं होती। लेकिन क्या है कि जब वो फँसते हैं उसके अंदर आकर तो बाज़ दफ़ा मजबूरन उनको भी उस कल्चर का हिस्सा बनना पड़ता है। उसके अगेंस्ट भी होते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि उनके यहाँ कल्चर है, उनके यहाँ सकाफ़त है तो वो दूसरों को देख कर के भई अम्मा-अब्बा क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे या मुख्तलिफ लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, वो उस कल्चर को अडॉप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका बिहेवियर जो है इंसान का इंसानी बिहेवियर के ऊपर ही उसका फिज़िकल एनवायरनमेंट असरअंदाज हो रहा है, दूसरा उसका कल्चर जो है वो असरअंदाज हो रहा है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो रीजनल एडजस्टमेंट्स जो ओल्ड किताब के अंदर भी मौजूद है। रीजनल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि उस रीजन के अंदर जो है वहाँ पर कैसे काम होते हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। मैं अक्सर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। बिलफ़र्ज़ हम ये कहते हैं कि वक़ार भाई हमारे जो हैं, वो किसी गाँव में रहते हैं, सही है और वक़ार भाई किसी गाँव में रहते हैं और वक़ार भाई की जो है वो एक बेटी है, सही है और वक़ार भाई ने क्या किया है अपनी बेटी को जो है वो स्कूल भेजना शुरू कर दिया है, सही है। अब स्कूल में इन्होंने एडमिशन करा दिया, अब स्कूल में अगर इन्होंने एडमिशन करा दिया और वो गाँव ऐसा है हमारा कहीं इंटीरियर सिंध का या केपीके का या जो है बलूचिस्तान के अंदर कि वो वहाँ पर जो है वो लड़की का पढ़ना वो अच्छा नहीं समझते वहाँ पे गाँव वाले। तो अगर इसने अपनी बेटी को जो है वो इसने एडमिशन करा दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग इसको ताने देना शुरू कर देंगे, लोग इसको तंग करना शुरू कर देंगे, लोग इसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देंगे, ये क्यों अपनी बेटी को भेज रहा है और ये जो है वो गलत ट्रेंड जो है वहाँ पे ला रहा है। लोग इसको फ़ोर्स करेंगे इस बात के ऊपर कि ये अपनी बेटी को स्कूल ना भेजे। सही तो हो सकता है अच्छा फिर हो सकता है ये क्या करे, ये अपनी बेटी को भेजना ना भेजे वहाँ पर या उस एरिया में अगर रहता अच्छा फिर यही शख्स अगर मैं कहूँ जो उस गाँव देहात में रहता था, सही है, वहाँ पर ट्रेंड ये था कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। सही ये कराची शहर आ जाए, कराची शहर में ये आ गया और उसकी बेटी जो है वो स्कूल नहीं आती और बेटे को स्कूल भेज देता है अपने, सही है। तो होगा क्या कि जो मोहल्ले के लोग हैं, सही है, मोहल्ले के जो लोग हैं, मुख्तलिफ आंटियाँ वो बोलना शुरू कर देंगी कि भई आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आप क्यों उसको स्कूल में दाखिल करा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे आप इसको? सही यहाँ पर पढ़ाएँ। सही तो ये क्या हो गया रीजनल डिफरेंस आ गया कि एक रीजन में लड़की की पढ़ाई के ऊपर अहमियत है और एक रीजन में लड़की की पढ़ाई के अगेंस्ट हैं लोग। सही तो ये रीजन टू रीजन वेरी हो जाए। अगर वो कराची में रह रहा है तो हो सकता है फिर वो कराची में भेज भी दे। कराची में लोग ऐतराज़ भी ना करें। कराची में ना भेजने पर लोग ऐतराज़ कर रहे हो कि भई आप क्यों नहीं भेज रहे? अच्छा फिर रीजनल एडजस्टमेंट की एक और एग्ज़ाम्पल दूँ। बिलफ़र्ज़ मैं कहूँ हमारे सुभान भाई हैं, तो मैं कहूँ सुभान ना पठान है, सही है और वैसे तो शेख है, सही लेकिन मैं हम अज़्यूम कर रहे हैं सुभान पठान है, सही। अब आपने देखा हो पठानों के यहाँ जब शादी-ब्याह होती है या उनके यहाँ जो है जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उनके यहाँ जो कबायली इलाके हैं, वहाँ पर क्या होता है उनके यहाँ एक ट्रेंड है कि जब वो जश्न मनाते हैं, वो हवाई फायरिंग करते हैं। चाहे हवाई फायरिंग करते हैं, वो उनके यहाँ जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ में वेपन दे देते हैं कि भाई तुम निशानों की प्रैक्टिस करो, तुम जो है वो वेपन चलाना सीखो। चाहे अब सुबहान जब वहाँ था तो इस कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ था। चाहे लेकिन सुबहान आ गया कराची में, चाहे अब कराची के किसी भी इलाके में रह रहा है। अब कराची में अगर इसके यहाँ कोई बेटा पैदा हो रहा है या इसके यहाँ शादी-ब्याह हो रही है, अब अगर ये यहाँ पे हवाई फायरिंग करे, तो थोड़ी देर में रेंजर्स वाले आ जाएँगे, पुलिस वाले इसको उठाकर ले जाएँगे कि तुमने यहाँ पर फायरिंग क्यों की? बात समझ में आ रही? अच्छा अब अगर यहाँ पर इसका बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है यहाँ पर और ये उसके हाथ में वेपन दे दे और उससे बोले बेटा तुम निशाने लो और तुम जो है वो यहाँ पर जो है वो घूमो-फिरो वेपन लेकर, जैसे कि कबायली इलाकों में कुछ जगहों पर लोग घूमते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मसला हो जाएगा, यहाँ यहाँ जो है रेंजर्स वाले या पुलिस वाले जो हैं वो ले जाएँगे, बोलेंगे भाई ये तो दहशतगर्द रहेगा, सही है। वो इस कल्चर को नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये यहाँ पे आप हथियार लेकर नहीं घूम सकते, पाबंदी है यहाँ पे हथियारों के ऊपर। सही है, तो रीजनल जिस रीजन में आप रहते हैं, आपको उस रीजन की एडजस्टमेंट
करनी पड़ती है। आपका कल्चर होगा, लेकिन वो कल्चर यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप उसको इस रीजन में अप्लाई नहीं कर सकते। इस रीजन में क्या है, यहाँ पर पाबंदी है। मैं कहूँ एक और एग्जाम्पल दूँ समझाने के लिए। मैं कहूँ यहाँ पर हमारे यहाँ अक्सर अगर हम ये कहें कि हमारे ज़ुहैब भाई हैं, चाहे ये यहाँ पर जब घूमते फिरते हैं, चाहे रोडों पर, तो जब ये सिग्नल बंद देखते हैं, तब भी ये सिग्नल तोड़कर निकल जाते हैं, मज़े से। चाहे इनको पता होता है कोई मसला नहीं है, पुलिस वाला आएगा तो रिश्वत दे दूँगा और कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिग्नल तोड़ के ये आराम से निकल जाते हैं। सिग्नल पे खड़े होने की इनको जो है वो ज़हमत नहीं करते कि इंतज़ार करें। बस दाएँ-बाएँ देखा और ये जा, वो जा। चाहे ये चले गए दुबई, चाहे ये समझ रहे थे दुबई में भी वही काम होगा इनके साथ। चाहे जब ये दुबई पहुँचे तो दुबई में इन्होंने जैसे ही सिग्नल तोड़ा, वहाँ आके क्या करना है, पुलिस वाले ने इनको जो है फौरी चालान कर दिया कि भाई आपने सिग्नल तोड़ा है और ये आप पे करें। अब वहाँ पे रिश्वत नहीं चल रही। अब वहाँ पे पता चला कि भाई ये तो फौरी जुर्माना हो गया इनके ऊपर। यहाँ इनका दिल चाहता था, जहाँ दिल चाहता था वहाँ बाइक खड़ी करके रुक जाते थे। कभी चीज़ें खरीद रहे हैं, कभी बाइक पार्क कर दी। इन्होंने यही काम वहाँ भी किया। वहाँ ये रोड पे आ रहे थे, इन्हें एक चीज़ नज़र आई, इन्होंने रोड के ऊपर बाइक को पार्क किया, सही मेन रोड के ऊपर, और ये आगे आ गए। चाहे ये जैसे ही इन्होंने पार्क किया, पता चला पीछे से जो है वो पुलिस वाले आ गए। उन्होंने कहा भाई चालान हो गया, आपने गलत जगह पे गाड़ी पार्क की है। ये जगह पार्किंग की नहीं है। सही है। तो जुर्माने देना शुरू हो गए। इसका मतलब क्या? अब जब ये वहाँ पे जुर्माने देना शुरू किया इन्होंने कहा नहीं, नहीं, अब यहाँ पे गाड़ी सही जगह पे पार्क करनी है, यहाँ पे जो है वो सिग्नल नहीं तोड़ना वरना तो चालान हो जाएगा। तो क्या हुआ, रीजन टू रीजन आपने देखा यहाँ पर कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, तो लोग यहाँ पर आपको कानून तोड़ते हुए नज़र आ रहे थे। यहीं पर कराची शहर के अंदर ही अगर मैं कहूँ डीएचए में आपको लोग रात में भी चाहे डीएचए के अंदर जो है वो सिग्नल पे रुके हुए नज़र आते हैं। क्यों सिग्नल पे रुके नज़र आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर सिग्नल आपने यहाँ पे तोड़ा तो चालान हो जाएगा। सही, यहाँ पे कैमरे तो काम कर रहे हैं। सही, तो ये क्या है? ये है रीजनल एडजस्टमेंट। क्या आप रीजन टू रीजन क्या करते हैं? आप एडजस्टमेंट करते हैं कि मुझे यहाँ कैसा काम करना है। मैं कहूँ कराची शहर के अंदर सिग्नल जगह-जगह सिग्नल बंद होते हैं। आप अगर सिग्नल पे खड़े हो जाएँ बहुत देर तक और सिग्नल ना खुल रहा हो और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न मारना शुरू कर देगा आपको, कि भाई रास्ता दो, तुम नहीं जा रहे तो मुझे तो कम से कम रास्ता दो। सही, तो यहाँ पर ये क्या है? ये रीजन है। अच्छा, और जो आपके पास बुक है उसके अंदर ये 3 चीज़ों का ही तज़किरा था कि इंसान फिज़िकल, कल्चर या रीजनल एडजस्टमेंट करता है। नई बुक के अंदर जो है वो यूसुफ रहमानी साहब ने सीज़नल एडजस्टमेंट का इज़ाफ़ा किया कि सीज़नल एडजस्टमेंट भी इंसान करता है मौसम के हिसाब से। आप सब जानते हैं अभी सर्दियाँ आई हुई हैं, तो सर्दियाँ जब आ गई हैं आपके पास जो है आपके एरियाज़ में अगर आप देखें तो आपके पास जो है खुश्क मेवाजात जो हैं, ड्राई फ्रूट्स वो बिकना शुरू हो गए हैं। आपके पास सूप या गरम मशरूबात जो हैं वो आपके पास बिकना शुरू हो गए हैं। आपके पास गरम कपड़े जो हैं, जैकेटें, मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास जो हैं वो बिकना शुरू हो गए हैं। सही, जो ये सब क्या है? ये सीज़नल एडजस्टमेंट्स हैं, जो आपको नज़र आ रहा है कि भई क्योंकि सर्दी का सीज़न आ गया है तो आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा, आप देखेंगे आपके पास शरबत या मुख्तलिफ चीज़ें जो दूसरी हैं, जो गर्मी से रिलेटेड हैं, कि जो गर्मी को कम कर सकें, वो आपको मार्केट में बिकती भी नज़र आती हैं। यही सीज़न एरिया वाइज़ वेरी हो जाता है। मैं कहूँ कराची में हो सकता है इतनी सर्दी ना हो, कराची में गर्मी हो, तो आपको जो है वो कराची के अंदर जो है वो आपको गर्म कपड़े दरकार नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो मरी चले गए और मरी में बर्फबारी हो रही है या कोयटा में बर्फबारी हुई, वहाँ पर हो सकता है सर्दी ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है वो गर्म कपड़े चाहिए। तो ये क्या होगी? सीज़नल एडजस्टमेंट्स। चाहे सीज़न की वजह से आपको वहाँ पर वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं। चाहे क्लियर है बात, सबको समझ में आ गई है बेटा? अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस थ्योरी के जो है ये जो मैन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन है, इससे रिलेटेड हमारी 2 थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी है डिटरमिनिज़्म की। डिटरमिनिज़्म की थ्योरी जो है बेटा, ये वो थ्योरी है जो ये कहती है कि जिसमें आपको सामने वाले का बिहेवियर कन्फर्म होता है कि सामने वाले का बिहेवियर क्या होगा। चाहे डिटरमाइन होता है कि अगर मैंने उससे ये बात की तो उसका रिएक्शन क्या होगा, चाहे वो किस तरह का रिएक्ट करेगा। सही है, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। अभी हमने कहा था कि इन्वायरमेंट का इंसान के ऊपर असर, इन्वायरमेंट का इंसान के ऊपर, ये है डिटरमिनिज्म। इन्वायरमेंट का इंसान के ऊपर जब हम असर की बात कर रहे हैं, अगर सर्दी है, सही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इंसान जो है, इंसानी बिहेवियर ये कह रहेगा कि इंसान कोशिश करेगा कि सर्दी से बचे। अब सर्दी से बचने के लिए वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करेगा या ऐसी जगह पर छुपने की कोशिश करेगा जहां पर उसको हवा ज्यादा ना लगे, सर्दी से वो बच सकता हो। ये क्या है? ये इंसानी बिहेवियर है कि आप लाजमी कोशिश करेंगे। सही, ये है डिटरमिनिज्म। अच्छा, डिटरमिनिज्म के लिए मैं अक्सर एक और आपको नजरिया पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ देखो, कोई शख्स मुसलमान है, तो चाहे आप उसको कहते हैं कि भाई वो नाम का मुसलमान है, चाहे इबादतें नहीं करता, झूठ बोलता है, सारी चीजें एक्स वाई जेड जो भी आप कहें, बुराइयां उसके अंदर हो सकती हैं। सही है। लेकिन उस शख्स के सामने
अगर आप देखते हैं कि उसके सामने जो है वो कोई शख्स जो है वो तौहीन रिसालत कर रहा है, सही कोई ऐसी बात कर रहा है जिसके नतीजे में हम ये कह रहे हैं कि भाई वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, सही तो जिस मुसलमान के सामने जो नाम का बज़ाहिर मुसलमान हो, उसके सामने अगर ऐसी ऐसी कोई शख्स हरकत करेगा, तो वो अपना बिहेवियर शो करेगा, सही वो अपना जो है वो रिस्पॉन्ड शो करेगा। आप उसके रिस्पॉन्ड वेरी कर सकते हैं। हो सकता है वो बड़ा बहुत एग्रेसिव हो, गुस्से वाला हो, वो उठ के उसको मारना शुरू कर दे, कि तुमने मेरी नबी की शान में गुस्ताखी की, हो सकता है वो उसको कत्ल कर दे। चाहे क्योंकि इसने वो कहेगा भाई इसने मेरी नबी की शान में गुस्ताखी मैंने इसलिए कत्ल कर दिया। सर दूसरी कंडीशन हो सकता है वो अगर उसको मार नहीं सकता तो जो है वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए वहाँ पे। चाहे और शोर मचाना शुरू कर दे कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम ये बात गलत कर रहे हो। सही ये भी क्या हो गया, ये भी अगेंस्ट हो गया कि आप बिहेवियर शो कर रहे हैं। तीसरा हो सकता है अगर वो बोल ना सकता हो तो वो उसके चेहरे का रिस्पॉन्ड चेंज हो जाएगा। उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएँगे। उसको वो बात बुरी लगने से लगेगी, वो अपने गुस्से का इज़हार करेगा अपनी बॉडी लैंग्वेज से, कि उसको ये बात पसंद नहीं आ रही कि उसके सामने ऐसी बातें की जा रही हैं। सही तो ये क्या है डिटरमिनिज़्म कि अगर मुसलमान होगा, तो वो यकीनन कोई ना कोई रिएक्शन शो ज़रूर करेगा। सही है, तो डिटरमिनिज़्म की कैटेगरी यही है कि डिटरमिनिज़्म में आपको सामने वाले का बिहेवियर जो है, वो कन्फर्म होता है कि वो उसका रिएक्शन किस तरह का आने वाला है। सही है? क्लियर है बात समझ में आ गई सबको? अच्छा डिटरमिनिज़्म के बाद है पॉसिबिलिज़्म। पॉसिबिलिज़्म दूसरा नज़रिया पॉसिबिलिज़्म का नज़रिया जो है ये रोसेन फैबर साहब ने पेश किया था आपके पास सही और डिटरमिनिज़्म का जो है वो हिपोक्रेट ने पेश किया था बेसिकली पहला जो आपके पास आया था। अ, अगर आप देखें पॉसिबिलिज़्म का नज़रिया क्या कहता है? पॉसिबिलिज़्म का नज़रिया कहता है पॉसिबिलिटी की बात करता है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक काम को करने की आपके पास क्या-क्या तरीक़ेकार हैं। मैं अक्सर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ पॉसिबिलिज़्म की, आपके पास पॉसिबिलिज़्म का पूरा चैप्टर है स्टैट्स के अंदर। सही है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक सिक्का उछालता हूँ, कॉइन। अगर मैं कॉइन उछालूँगा, क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? हैं भाई सुभान हेड आएगा या टेल आएगा? क्या आ सकता है? कोई कन्फर्म है या कन्फर्म नहीं है हमारे पास? हैं वक़ार भाई? अगर मैं सिक्का उछालूँ, तो हेड आएगा, टेल आएगा? 50-50% है ये तो। 50-50% है, कोई कन्फर्म नहीं 49.99 है। चल रहा है सर, हम ये नहीं कह 0.018 सकते खड़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, डाउट है हमारा पॉसिबिलिटी है हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो जहाँ पॉसिबिलिटी आ जाए, चाहे जहाँ हमारा बिहेवियर पॉसिबिलिटी की तरफ चला जाए कि हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकती है। सही है। परमिशन मिल भी सकती है और परमिशन नहीं भी मिलेगी। हो सकता है इस बात को सुनकर गुस्सा आए, हो सकता है इस बात को सुनकर गुस्सा ना आए। चाहे जहाँ हम पॉसिबिलिटी पे चले जाएँ बात की, चाहे तो वो जो है वो पॉसिबिलिज़्म का नज़रिया कहलाता है हमारे पास। चाहे पॉसिबिलिज़्म का नज़रिया क्या है? इंसानी रिएक्शन। इंसानी रिएक्शन जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा है? अब इंसान का बिहेवियर एनवायरनमेंट के ऊपर बाज़ लोग उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे बाद लोग कहते हैं जैसा है वैसे ही रहने दो। हमें कोई मसला नहीं है, हम इसी में रह लेंगे। और बात लोग कहते हैं नहीं है ना, हमें तो उसके अंदर चेंजिंग करनी है। जैसे मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ समझाने के लिए। मैं कहूँ किसी शख़्स ने मकान खरीदा, चाहे आपके मोहल्ले के अंदर, तो 2 कंडीशन है, या तो वो मकान जिसने खरीदा है, चाहे वो मकान को तुड़वा कर सही पूरे मकान को ग्राउंड करके नया मकान तामीर करेगा, या वो उसी मकान में रह लेगा। अब आप कन्फर्म कह सकते हैं कि वो तोड़कर बनवाएगा या उसी में रहेगा? कुछ कन्फर्म है इस बात में? कन्फर्म नहीं है ना हमारे पास। चाहे ये क्या है, ये इंसानी बिहेवियर है, चाहे पॉसिबिलिटी का शिकार है। चाहे अब अगर देखो उसने मैं कहूँ उसका मकान जो है, जो उसने पुराना मकान खरीदा था, वो पुराना स्ट्रक्चर था, वो सिर्फ़ ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ था। चाहे उसने उसको गिराकर जो है, वहाँ पर जो है वो 3 मंज़िला या 4 मंज़िला जो है वो फ्लैट तामीर कर दिए, इमारत तामीर कर दी एक बड़ी, चाहे एक नया स्ट्रक्चर तामीर कर लिया। तो क्या उसने अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया? सही है, पहले पहले में फ़र्क था, अब क्या आ गया, अब जिद्दत आ गई। चेंज हो गया उसका फिजिकल एनवायरनमेंट अब वैसा नहीं रहा चाहे जैसा कि पहले था चाहे क्यों क्योंकि उसने अब पहले तो उसको ग्राउंड किया तो पूरा खत्म हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया पहले मकान था अब नहीं है वहां पे फिर उसने वहां पर एक बिल्डिंग बना दी चाहे जो कि 4 मंजिला बना दी उसने वहां पर चाहे तो ये क्या है स्ट्रक्चर की चेंजिंग आ गई आपके पास एनवायरनमेंट की चेंजिंग आ गई चाहे तो पॉसिबिलिज्म में इंसान जो है वो असरअंदाज होता है अपने एनवायरनमेंट के ऊपर सही अपने एनवायरनमेंट के ऊपर असरअंदाज होता है अपनी दिमाग का अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है पैसे का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सके और उसके नतीजे में उसके आउटकम्स जो है वो वेरी कर सकता है हो सकता है आप पैसा लगाएं
पैसा लगाने के नतीजे में लाज़मी थोड़ी है। बिल्कुल मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल और दूँ समझाने के लिए। मैं कहूँ कोई शख़्स जो है वो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल चला जाए, सही हॉस्पिटल चला जाए, आप क्या करते हैं? आप कहते हैं भई मैं पैसे लगा रहा हूँ, सही और जो है वो आप इसको जितना खर्चा आए आप मुझसे ले लें, बस ये सही हो जाना चाहिए। क्या लाज़मी है कि वो उस डॉक्टर से सही हो जाएगा? वो मेडिसिन्स खा के उस हॉस्पिटल में रहे और वो सही हो जाए वहाँ पे? लाज़मी तो नहीं है ना? शायद पॉसिबिलिटी है इस बात की कि अगर उसका ऑपरेशन हो जाता है, अगर जो है उसको सही दवा मिल जाती है, सही ट्रीटमेंट हो जाती है और खुदा ने चाहा उसको शिफ़ा मिलना तो फिर वो सेहतयाब हो जाएगा। वरना पॉसिबल ये भी है कि शायद वो उस मस में बचे नहीं। सही तो ये क्या है पॉसिबिलिटी है। सही आप पैसा खर्च कर सकते हैं, सही लेकिन आउटकम के ऊपर आप ज़िम्मेदार नहीं होते। सही आउटकम आपके ऊपर लाज़मी नहीं है कि आउटकम जैसा आप चाह रहे हो वैसी हो। बाज़ दफ़ा आपकी मतलब का आ जाता है और बाज़ दफ़ा आपकी मतलब का नहीं आता। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई है? पॉसिबिलिटी सबको समझ में आ गई है बेटा? जी सर, आगे। अच्छा ये टॉपिक हमारा जो है ये खत्म हो गया है। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो रहा है बेटा। जो हमने लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया इस जगह पे। और ये हमारा जो वो टॉपिक है कहना चाहिए हमारा जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर भी शामिल है। पेपर में आया नहीं है लेकिन आ सकता है और अलग-अलग भी आ सकता है। हो सकता है पेपर में सिर्फ़ आपको पॉसिबिलिज़्म दे दे या सिर्फ़ डिटरमिनिज़्म दे दे कि डिटरमिनिज़्म बताएँ। तो ख़ासकर ये जो इन्वर्टेड कॉमास वाले हैं, डेफिनिशन है, ये लाज़मी याद करना कि क्या होता है। बात समझ में आ रही है? एसईओ पर भी है इन्वर्टेड कॉमास की डेफिनिशन। मज़ा आ रही है? सही ये लाज़मी याद करना। सही है, बाकी तो चीज़ें अपनी जगह है कि किसने बनाया था और किसने नहीं बनाया वो आपके पास एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। लेकिन ये जो डेफिनिशन है, ये इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में आपको लिखने को आ सकती है। सही है, तो इसलिए इसको खासकर देख लेना। चाहे कोई सवाल है किसी के ज़हन में तो जल्दी से कर लें। कोई सवाल है बेटा? नहीं किसी के सर। ज़हन में? नहीं है? तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया आज का टॉपिक क्योंकि हमारे पास इतना ही था। क्लास का टाइम भी आज का खत्म हो गया हमारा। सही है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे आगे देखेंगे। सही है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।